राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ट्रस्टी कृष्ण मोहन जी के तहरीर पर दर्ज हुई है एफआईआर और इंडिया टीवी के पास एफआईआर की पूरी डिटेल मौजूद है। चंदे की गिनती में हेराफेरी की जानकारी दी गई थी। 8 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ शिकायत भी की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर की तहरीर हुई है और ट्रस्टी ने पुलिस को एसआईटी के तथ्यों की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ट्रस्टी कृष्ण मोहन की तहरीर पर ही एफआईआर दर्ज की गई है और उसी के आधार पर उन्होंने 8 नामजद हैं और 1 अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। हमारे साथ अभय पराशर भी जुड़ गए अयोध्या से। अभय, आपके पास एफआईआर को लेकर पूरी जानकारी क्या है? इसमें 8 तो नामजद हैं लेकिन 1 अज्ञात है, क्या कुछ पता लग पाया कौन है ये? देखिए, बिल्कुल अमित, इंडिया टीवी के दर्शकों को हम बता दें, जो अयोध्या के अंदर चंदा चोरी मामले के अंदर जो एफआईआर दर्ज की है उसका पूरा कंटेंट, एक एक डिटेल्स हमारे पास इस वक्त मौजूद है। 8 नामजद और साथ ही 1 अज्ञातों का सिलसिला और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। पूरा कंटेंट जो है वो हम आपको बता देते हैं। कृष्ण मोहन यादव ने, जो कि मेंबर हैं ट्रस्ट के, उन्होंने एक शिकायत दी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने के अंदर और उस शिकायत में एसआईटी की जांच का भी जिक्र किया गया। एग्जैक्ट जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें लिखा हुआ है, राम जन्मभूमि की चढ़ावा धनराशि की गणना के संबंध में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट अयोध्या के अनुरोध पर गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की जांच आंख्या एवं उपलब्ध साक्ष्य के परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में आया है कि गणना प्रक्रिया में कुछ कर्मियों द्वारा चढ़ावा धनराशि की चोरी आपराधिक ढंग से की गई है। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच में वर्णित तथ्यों के आधार पर अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा के विरुद्ध चढ़ावा धनराशि चोरी की संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा सुसंगत धाराओं में, साथ ही सुभाष श्रीवास्तव और शंकर यादव उर्फ टिन्नू के विरोध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। इसके बाद जो ये कंटेंट दिया गया, शिकायत दी गई, पुलिस की तरफ से बीएनएस की धारा 305, 306, 316/5, 317/4, 317/5, 61 और बीएनएस की धारा 3/5, ये जो धाराएं हैं, कोई अगर विशेष सरकारी पद पर कोई बैठा हुआ है, जैसे कि बैंक कर्मी थे, अपनी डेजिग्नेशन का दुरुपयोग करना, चोरी करना, चोरी के पैसों से आय अर्जित करना, संपत्ति बनाना, इसके अलावा कॉमन इंटेंशन, सबकी एक ही इंटेंशन थी और साथ ही आपराधिक साजिश के तहत, कॉमन इंटेंशन के तहत चोरी की गई और उस चोरी के पैसों से संपत्ति अर्जित की गई। इन धाराओं को अयोध्या राम जन्मभूमि जो पुलिस स्टेशन है, इन धाराओं के तहत इस एफआईआर को दर्ज कर दिया है। हमारी जो सूत्रों से बात हुई है अमित, अयोध्या पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका साफ तौर पे यह कहना है कि जो कृष्ण मोहन यादव ने जो शिकायत दी, उस शिकायत में एसआईटी ने जो अब तक जांच की थी, क्योंकि एसआईटी ऑलरेडी जांच कर रही थी, उस बिना पर इस एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है। जितने आरोपी हैं, टिन्नू से लेके लवकुश, अनुकल्प, जितने भी 8 नामजद आरोपी हैं, सभी इस वक्त पुलिस के पास हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आज दोपहर के बाद इनको अयोध्या की कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अब है, लेकिन अभी जो आपने एफआईआर के में जो नाम रजिस्टर्ड थे वो आपने पढ़ के बताया, जिनमें से 8 नाम अभी आप बताएं, लेकिन 1 अज्ञात शख्स जो एक सवाल है उसके बारे में कुछ ज्ञात हो पाया, वो कौन हो सकता है? देखिए, अज्ञात लोग काफी सारे हो सकते हैं, इसीलिए अज्ञात का नाम डाला जाता है। हमारी जो सूत्रों से बात हुई है, अभी फिलहाल जितने इन 8 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी इनके खिलाफ टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने हैं, किसकी कितनी संपत्ति है, किसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए, चोरी की सीसीटीवी से लेकर तमाम चीजें। इनके बाद जब इनसे पूछताछ की जाएगी, मनी ट्रेल चेक किया जाएगा, अगर ये लगेगा कि इनका कनेक्शन कुछ और वरिष्ठ लोगों से है, जिनका लगातार जिक्र चल रहा है कि चंपत राय के बहुत करीबी थे, अनिल मिश्रा के बहुत करीबी है टिन्नू, जो कि सब कुछ देख रहा था और उसी की देखरेख में ये चोरी हुई है। समय लगेगा, लेकिन कुछ बड़े लोगों तक पुलिस पहुंच सकती है। फिलहाल पुलिस की कोशिश यह है कि जितने 8 नामजद आरोपी हैं, टिन्नू समेत बाकी जितने भी लोग हैं जो सेवादार के तौर पर पैसों की चोरी कर रहे थे, इनकी मनी ट्रेल को चेक किया जाए।
इनको हिरासत में पुलिस अच्छा, कस्टडी इनकी ली जाए, इनसे पूछताछ की जाए। एक और बार फिर से जरा पूछताछ और एफआईआर में जो टेक्निकल लिखा एविडेंस गया के है तौर पर- उस पर मैं आता हूं, क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट चीज लिखी गई है और स्पष्टता से लिखा गया है कि परीक्षण में ये तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में आया है कि गणना प्रक्रिया में कुछ कर्मियों द्वारा चढ़ावा धनराशि की चोरी आपराधिक ढंग से की गई है। तो इसमें कोई शक और शुबा है ही नहीं, जो ट्रस्ट की ओर से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। सवाल ये उठता है कि जो इसमें सम्मिलित थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उसमें टिन्नू यादव का नाम भी लगातार आप ले रहे हैं, आखिरकार इनके पास इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि कहाँ से ये ताकत आ गई या पावर आ गया कि इन्होंने सबके नाक के नीचे से ये कांड कर दिया? देखिए बिल्कुल, और यही एक बड़ा सवाल है कि टिन्नू यादव जो कि एक ऑटो ड्राइवर था, अचानक से उसने प्रॉपर्टीज बनानी शुरू कर दी। मंदिर के अंदर उसकी इतनी चलती थी कि वो डायरेक्शन दिया करता था। चंपत राय का ड्राइवर रहा। उसके बाद जहां पर भी पैसे जमा होते हैं, दान पात्र जितने हैं, उन सबकी चाबी इसके पास रहती थी। चाहे वो एसबीआई बैंक के तरफ से आने वाले कैशियर हो या फिर दो लोग होते थे, 2 बैंक कर्मचारी, 2 ट्रस्ट के द्वारा हायर करे लोग जो कि पैसों को गिनते थे, जिसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। इन सबको डायरेक्शन टिन्नू दिया करता था। तो टिन्नू की इतनी पावर कैसे हो गई, उसके ऊपर किसका हाथ है? जाहिर सी बात है भाई, जरूर टिन्नू यादव को कोई बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त था और तभी ये सब कुछ इतना स्मूथली होता गया और इतने दिनों तक ये छुपता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका इस जानकारी के लिए। और अभी भी मैं बात करेंगे केतन मर्डर केस की, जिसमें हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पूछताछ में सिया और चेतन ने पुलिस को क्या बताया वो आगे आपको हम बताएं, लेकिन सबसे पहले तो इस वक्त की बड़ी खबर। केतन अग्रवाल मर्डर केस में आज पुलिस सीन को रिक्रिएट करा सकती है। पुलिस दोनों आरोपी सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ किला जाएगी। दोनों ने केतन को पहाड़ी से कैसे धक्का दिया, कैसे वारदात को अंजाम दिया, उसकी एक एक कड़ी को पुलिस अब जांचेगी। वहीं पुलिस की सिया और चेतन से कड़ी पूछताछ जारी है। दोनों हैरान करने वाले खुलासे कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों को केतन की हत्या की कोई लिए पछतावा नहीं है, कोई गम नहीं है। दोनों एक दूसरे पर केतन को पहाड़ी से धक्का देने का अब आरोप भी लगा रहे हैं। अब देखिए, सिया चेतन से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, अब उनकी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। बताया जा रहा है कि सिया और चेतन ने पहले 31 मई को ही केतन की हत्या का साजिश रचा। 31 मई को सिया और केतन लोहगढ़ किला गए थे, लेकिन सिया केतन को धक्का नहीं दे पाई और प्लान फेल हो गया। इसके बाद सिया ने फिर से 4 जून को केतन को लोहगढ़ किला ले जाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन केतन ने साफ मना कर दिया था। सिया चाहती थी कि केतन का मर्डर एक हादसा लगे, वो इसी प्लानिंग में लगी हुई थी। इधर चेतन लगातार सिया पर केतन के मर्डर के लिए दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि 14 जून को भी सिया और केतन लोहगढ़ किला गए थे, लेकिन उस दिन भी सिया केतन को धक्का नहीं दे पाई और उसका प्लान फिर से फेल हो गया। इसके बाद चेतन ने सिया से कहा था, तुमसे नहीं हो पाएगा, अब मैं मारूंगा। सिया और चेतन लगातार संपर्क में थे। जांच में पता चला है कि 18 जून को सिया चेतन लगातार चैटिंग भी कर रहे थे। चेतन ने पुलिस से बचने के लिए वारदात वाले दिन अपने दुकान के एक कर्मचारी का फोन इस्तेमाल किया और अपना फोन दुकान पर ही छोड़कर चला गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपियों को केतन के मर्डर का कोई पछतावा नहीं है और अब दोनों एक दूसरे पर ही धक्का देने का आरोप लगा रहे हैं। केतन मर्डर की जांच के बीच सिया गोयल की मां पूजा गोयल का बयान भी सामने आया है। सिया की मां ने कहा कि उन्हें केतन की मौत का बहुत दुख है। केतन की मौत से एक नहीं 2 परिवार तबाह हुए हैं और अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी उसी जगह से धक्का दिया जाए जहां से केतन को धक्का दिया गया है। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। सिया और चेतन की 17 जून की एक तस्वीर सामने आई है। 17 जून को सिया और चेतन एक कैफे गए थे। दोनों ने मिलकर वहीं केतन के मर्डर का प्लान भी बनाया था। तो ये वो तस्वीर है जिसमें आप चेतन को और सिया को देख सकते हैं। पुणे के बिबवेवाड़ी के इसी कैफे में 18 जून यानी कि जिस दिन केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी उसके ठीक एक दिन पहले 17 जून को
सिया और चेतन चौधरी मिले थे और यहीं पर उन दोनों ने मुलाकात करके प्लानिंग को, यानी कि मर्डर की प्लानिंग को आखिरी अमली जामा पहनाया था कि आखिर 18 जून की सुबह कौन क्या करने वाला था। यही तय हुआ कि सवेरे सवेरे चेतन जो है वो अपनी दुकान पर आएगा, अपना फोन वो छोड़ेगा और वहां अपने दुकान पर काम करने वाले नीरज का फोन लेके जाएगा। इन्हीं चेयर्स पर बैठ के ये प्लानिंग हो रही थी और आप जो सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में वो दोनों कैद हुए हैं। शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे वो लोग यहीं पर बैठे थे, यानी कि 17 जून के शाम को 5 साढ़े 5 के बीच में दोनों, यानी कि सिया और चेतन दोनों यहीं बैठे थे। यहीं पर तय हुआ कि सिया और केतन जब लोगड़ फोर्ट चढ़ते रहेंगे तब चेतन वो उनके पीछे पीछे जाएगा, वो हुडी पहनकर आएगा और अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश करेगा और पूरी प्लानिंग जो है यहीं पर की गई। साथ ही यह भी तय हुआ कि जब सबसे ऊंची चोटी पर, यानी कि लोहगढ़ फोर्ट के सबसे ऊंची चोटी पर सिया केतन को लेकर पहुंचेगी तब वो बैठ जाएगी और उसके बाद केतन को धक्का देगा चेतन, जो यहां पर बैठकर सिया के साथ प्लानिंग कर रहा था। तो तमाम प्लानिंग जो है वो इस कैफे में की गई और यहां से बहुत ज्यादा दूर दुकान नहीं है, यानी कि जो मार्केट यार्ड है जहां पे दोनों का दुकान है, सिया का भी और साथ ही चेतन का भी। तो दोनों ने इस कैफे को चुना 17 जून की शाम को, ताकि प्लानिंग को जो है वो आखिर में किस तरीके से, किसका क्या रोल रहेगा केतन हत्याकांड में, वो यहीं पर इसी कैफे में तय किया गया है। पुलिस जो है इस कैफे के सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने हासिल किया है और उसके बाद तफ्तीश कर रही है। अब पुणे में गोयल फैमिली की जो दुकान है वो बंद है। केतन के मर्डर के बाद से दुकान पर ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि गोयल परिवार की दुकान के पास ही चेतन की दुकान थी, जहां से सिया और चेतन की दोस्ती शुरू हुई। पुणे के गुल टेकड़ी के मार्केट यार्ड में बीजी गोयल एंड सन्स की दुकान इस वक्त चर्चा में इस वजह से है क्योंकि इसके मालिकों की बेटी का नाम सिया गोयल है, जो केतन अग्रवाल हत्याकांड में मास्टरमाइंड है। और इसी मार्केट में चेतन चौधरी, यानी कि दूसरा मास्टरमाइंड, उसकी भी दुकान है और यहां से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही है। और शुरुआती तफ्तीश में यह सामने आ रहा है कि इन दोनों दुकानों में दोनों का आना जाना था। सिया भी यहां आया करती थी और चेतन से मुलाकात थी और बिजनेस रिलेशंस भी थी। यही वजह है कि दोनों की दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन बाद में इस प्यार ने केतन की जान ले ली। सिया की जब सगाई केतन से हुई उसके बाद चेतन ने और सिया ने मिलकर उसके हत्या का प्लान बना डाला। फिलहाल ये दुकान पिछले 4 से 5 दिनों से बंद है। इस दुकान के मालिकों का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। आसपास के दुकानदार बताते हैं कि जिस रोज सिया की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और केतन अग्रवाल की जब मौत हुई थी, यानी कि शुरुआत में तो ऐसा कहा जा रहा था कि गिरने से मौत हुई है और वो सिया का मंगेतर था, उस रोज से ही ये दुकान बंद है। लेकिन 23 तारीख को इस मामले में खुलासा हुआ। इस दुकान के मालिकों की जो बेटी है, यानी कि सिया गोयल, वो इस हत्याकांड में मास्टरमाइंड निकली और उसके साथ इसी दुकान से कुछ मीटर की दूरी पर चेतन चौधरी की दुकान है, वो इस हत्याकांड का दूसरा मास्टरमाइंड निकला। अब 18 जून को चेतन अपनी दुकान से निकला, लेकिन उसने अपना फोन दुकान पर ही छोड़ दिया और दुकान में काम करने वाले एक वर्कर का फोन लेकर के वो लोहगढ़ फोर्ट की तरफ निकल गया था ताकि किसी को उसकी लोकेशन का पता ना चल पाए। इसी मार्केट यार्ड में चेतन चौधरी की दुकान है और इसी मार्केट यार्ड में सिया गोयल की भी दुकान है और यहीं से दोनों के बीच में दोस्ती हुई और दोस्ती इस कदर हुई कि आगे चलकर इन्होंने षड्यंत्र रचा और केतन अग्रवाल, जो सिया गोयल का मंगेतर था, उसकी जान ले ली। धनश्री सेल्स ये चेतन चौधरी की दुकान है और पिछले 3 साल से वही इस दुकान को चला रहा था। उसके पिताजी, उसके चाचा जी भी यहाँ बैठते थे, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार वही इस दुकान को चला रहा था। जो इस बिल्डिंग के ओनर, उन्होंने बताया कि 5 साल पहले उन्हें किराए पर ये दुकान जो है वो दी गई थी और
3 साल पहले ही लीज खत्म हुआ था, लेकिन चेतन चौधरी ने रिक्वेस्ट की कि वो अब दुकान चलाएगा, इस वजह से ये लीज बढ़ाई गई थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि इस घटना के बाद, कत्ल के आरोप लगने के बाद, अब इस दुकान का लीज जो है वो अब बढ़ाया नहीं जाएगा। जो दुकान, इस बिल्डिंग के ओनर हैं, वो बता रहे हैं कि अब जो है इसका लीज बढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसे शख्स को वो यहाँ पर दुकान नहीं देना चाहते। वहीं चेतन चौधरी के जो पिताजी हैं और चाचा जी हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा, उनका भतीजा चेतन चौधरी जो है वो बेकसूर है, उसने कोई गलती नहीं की है, उसे फंसाया गया है। तो इस मार्केट यार्ड में वो प्रेम कहानी बुनी गई सिया और चेतन चौधरी के बीच में, जिसने केतन अग्रवाल की जान ले ली। इस जगह की, इस केस में एक इंपॉर्टेंस और भी है। 18 जून को चेतन चौधरी सवेरे सवेरे यहीं से अपने मोटरसाइकिल से निकला था लोहगढ़ फोर्ट जाने के लिए, और वहां पर यहीं से निकलकर पहुंचा था। जो पुलिस की जांच सामने आई है, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि सिया और उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन चल रहा था, तो यहीं से वो निकला था। साथ ही इसी दुकान में काम करने वाले नीरज कुमार का फोन लेके गया था वो, और अपना फोन जो है वो यहीं छोड़ कर गया था। ये भी पुलिस जांच में सामने आया है। और वो पुलिस ने नीरज का, जो कि चेतन चौधरी के दुकान में, जो कि धनश्री सेल्स में काम करता था, उसका बयान भी दर्ज किया। और उसने बयान में ये सब बताया है कि उस रोज यानी कि 18 जून को चेतन अपना फोन इसी दुकान पर छोड़ के गया था और वो नीरज का फोन लेके गया था। फिलहाल दुकान बंद है और उसके पिताजी, चेतन के पिताजी और चाचा जी अभी फिलहाल यहाँ नहीं है। चेतन का घर उसकी दुकान के पास ही है, लेकिन केतन के मर्डर में नाम आने के बाद से उसके घर पर भी ताला लटका हुआ है। पुणे के कोंडवा इलाके के पाशवा नगर में ही चेतन चौधरी रहा करता था। यहाँ B4 जो विंग है, उसमें उसका जो फ्लैट नंबर है वो 301 है, और वहीं वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस सवेरे यानी कि 18 जून की सवेरे इसी सोसाइटी से वो पहले निकला और मार्केट यार्ड में अपने दुकान पर गया, और वहाँ पर उसने फ़ोन जो है वो बदला, और फ़ोन बदलने के बाद फिर वो सीधे रवाना हो गया लोहगढ़ फोर्ट के लिए। सर, क्या नंबर है अभी घर में उनके, कौन कौन रहता है उसके? कोई नहीं है घर पे अभी, कोई फिलहाल हम पता नहीं कोई है क्या नहीं है लगता है। B4 301। कौन कौन रहता है उसके? उसका माँ बाप, एक बहन, ये 4 लोग रहते हैं। तो फिलहाल घर पे कोई नहीं है, क्योंकि जब से ये वाकया सामने आया है, जब से ये खबर सामने आया है कि चेतन ने केतन की हत्या की है, सिया के साथ मिलकर केतन की हत्या की, उसके बाद घर वाले जो हैं वो भी घर से ताला लगा के कहीं और गए हुए हैं।